हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से आपके। तो आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। आज की वीडियो से बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे। इसमें आपका मुख्य रूप से समास हो गया, आपका कारक हो गया, आपकी अशुद्धियाँ और शुद्धि हो गई और इसके बाद मुहावरे हो गए। इनके अकॉर्डिंग मैं आज की वीडियो को शूट कर रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न की अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपको बताना है मुख्य रूप से समास आपके 6 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। और प्रत्येक 6 प्रकार को उनके हम एक गुण के कारण पहचान कर पाते हैं। सबकी अपनी एक विशेषता होती है। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको पता है कि एक समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगता है। क्या लगता है दोस्तों? इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। याद रखिएगा योजक चिन्ह। और जब इसको आप लोग समास विग्रह करते हैं तो और आता है। क्या आता है दोस्तों? और आता है। जैसे आप लोगों को पता भी है, जैसे कि रात दिन हो गया ना, याद रखेंगे रात दिन। आपसे पूछे कि रात दिन में कौन सा समास है, बीच में योजक चिन्ह है और जब समास विग्रह करिएगा तो रात और दिन में टूटेगा। ठीक है। जैसे आपसे कह दे कि माता पिता, ठीक ना, जैसे आपसे कह दे भाई बहन, बीच में जहां भी योजक चिन्ह आए और इसका समास विग्रह करने पर और में टूटे तो वहां पे आपका कौन सा समास होता है? वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। और आपको एक बात बता दूं, जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। याद रखिएगा मैंने बताया दोस्तों कि जहां पे संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची हो और सेकंड पद क्या हो दोस्तों? संज्ञा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलेंगे। नहीं, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आते हैं और उसका जब समास विग्रह करते हैं तो और में टूटता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। इस समास को द्विगु समास बोलते हैं। द्विगु समास जो होता है ना वह संख्यावाची होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें उपसर्ग लगे होते हैं और याद रखेंगे पहला पद अव्यय होता है। इस तरह आप चीजों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम 3 नंबर की बात करते हैं। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। आपको बताना होगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको समास की पहचान करनी हो ना एग्जाम में, तो आप क्या करिएगा, जो भी आपके मूल शब्द दिए हैं इन मूल शब्द का क्या करिएगा? समास विग्रह करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों? समास विग्रह करिएगा। और समास विग्रह करने के बाद आपको एक रूप मिल ही जाएगा। प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है समास को पहचानने में। अब देखिए, अब इसी का हम समास विग्रह करेंगे। गंगा जल का क्या होगा? गंगा का जल। क्या होगा दोस्तों? यहां पे लिख रहे हैं गंगा का जल। याद रखेंगे गंगा का जल। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जब समास आपको पढ़ा रहा था तो बताया था कि विभक्ति का लोप होता है। और याद रखेंगे जब उसका समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति अपने आप आ जाती है और यह विभक्ति होती है। याद रखेंगे कारक चिन्ह जो होते हैं ना, इन्हीं को विभक्ति चिन्ह, कारक का ही विभक्ति चिन्ह होता है। याद रखेंगे। और एक विभक्ति कारक होता है जिसका विभक्ति चिन्ह का होता है। और आपको पता है कि जो कारक होते हैं वह तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो गंगा का जल, और याद रखेंगे जब गंगा का जल है तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। और भी अगर कहेगा तो संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का लोप है तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, ये आपको बताना है। तो विशेषण और विशेष्य के योग से जो आपका समास बनता है ना, वह कौन सा समास होता है? जैसे कि आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे देखिएगा नीलकमल, एक एग्जाम्पल मैं लेकर आ रहा हूँ, नीलकमल। और जब इसका समास विग्रह करिएगा तो नीला है जो कमल है, जो के भाव में यहाँ से निकल कर आता है, नीला है जो कमल। तो कमल की क्या बताई जा रही है दोस्तों? विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण और विशेष्य जैसी चीजें जहाँ पे आए वहां पे कर्मधारय समास होता है। ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हम 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास वो होता है जो संख्यावाची होता है। संख्यावाची का कौन उदाहरण नहीं है? त्रिभुवन ये उदाहरण नहीं है, कि तिरंगा नहीं है, कि चौराहा नहीं है, कि आपका दशानन नहीं है। कौन है? त्रिभुवन में भी आपका द्विगु समास है, तिरंगा में भी द्विगु समास है, चौराहा में भी द्विगु समास है,
द्विगु समास का उदाहरण दशानन नहीं है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दशानन का मतलब होता है 10 है जिसके आनन, अर्थात जिनके मुख क्या हैं दोस्तों, जिसकी भुजाएं कितनी है दोस्तों, 10 हैं। अर्थात किसकी बात कर रहा है दोस्तों, रावण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता पाई जा रही है, अर्थात रावण की प्रधानता पाई जा रही है। तो इसमें आपका कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगर आपसे पूछे कि दशानन में कौन सा समास होगा तो तुरंत आप बताइएगा दोस्तों, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे त्रिभुवन हो गया, जैसे आपका तिरंगा हो गया, जैसे आपका चौराहा हो गया, इस सभी में क्या है दोस्तों, इसमें भी आपका द्विगु समास, इसमें भी आपका द्विगु समास, इसमें भी द्विगु समास, क्योंकि ये सभी संख्यावाची है। राइट बात दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसको हम केवल समझ के ना आगे बढ़ें, केवल उसी तरह हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को, उसके भाव को हम समझेंगे, आपको बताएंगे कैसे पहचान करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और एक समास का प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जो समास होता है ना, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है प्यारे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। और समास का जो विलोम क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की आपको मैंने बताया था, और हर संज्ञा को पहचानने का एक तरीका होता है भाववाचक, मतलब जहाँ पे भावनाएं प्रकट की जा रही हो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भारत भाववाचक संज्ञा नहीं है। भारत कौन सी वाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु नाम का नाम अगर होगा, विशेष वस्तु स्थान का नाम होगा तो वहाँ पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यहाँ पे लड़का बहुत से लड़कों को डिनोट करा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लड़के की जाति है, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे देखते दोस्तों, मित्रता, उसने अपनी मित्रता का भाव प्रकट किया, तो मित्रता क्या होगा दोस्तों, मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। ये बात याद रखेंगे। और पेड़ क्या होगा, पेड़ भी बहुत से पेड़ होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। भाववाचक कौन होगा, तो मित्रता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। एक व्यक्ति का नाम लेता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक से अधिक, राज्यपाल की क्या है दोस्तों, श्रेणी है। राज्यपाल जो शब्द दिया है ना, राज्यपाल एक पद का नाम है। यह किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर पूरी श्रेणी का या पूरी पद का बोध कराता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा दोस्तों, तो राज्यपाल में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम दे तो व्यक्तिवाचक के साथ जाइएगा, अगर उनके जाति का नाम दे तो जातिवाचक के साथ जाइएगा, अगर भावनाओं को प्रकट करे दोस्तों तो भाववाचक के साथ जाइएगा, और समूह की बात करें तो समूहवाचक के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है, पशु में कौन सी संज्ञा होगी। पशु का नाम अगर लेकर कहता तो व्यक्तिवाचक के साथ जाते, लेकिन पशु है ना, पशु की एक जाति है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बाप का बापा होगा कि बापती होगा कि बपौता होगा कि बपौती होगा। सब लोग जानते हैं बाप का क्या होता है दोस्तों, संबंधवाचक संज्ञा की बात करेगा तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा बपौती होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर की हम बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम नाप तौल सकें, ठीक ना, याद रखेंगे, नाप तौल सकें। जैसे खटाई क्या होती है, इसमें तो भावना प्रकट की जाती है ना कि ये चीज़ खट है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। मिठाई भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पे ठंड, मुझे ठंड लग रही है तो मैं भावना को प्रकट कर रहा हूँ, ठंड भी भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन जो दूध है दोस्तों, याद रखेंगे, दूध हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, ये सभी क्या होती है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा कि आपका जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा। आपको बता दें, बाजार जो होती है ना, समूह से इसका डिनोटेशन होता है, समूह से इसकी पहचान होती है, बहुत से लोग इसमें होते हैं, तो याद रखेंगे जो बाजार होती है ना, इसमें समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 13 नंबर की बात करते हैं। लिंग से संबंधित प्रश्न है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा जो है दोस्तों, ये पुल्लिंग है। क्या दोस्तों, याद रखेंगे, जो ठठेरा आप लोग शब्द देख रहे हैं ना, ये पुल्लिंग देख रहे हैं, और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठठेरी होगा, ठठेरिन होगा, ठठारी होगा, ठठेरनी होगा। क्या होगा यही आपको बताना होगा दोस्तों, तो याद रखेंगे ठठेरा का ठठेरिन होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका ठठेरिन होगा स्त्रीलिंग।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। याद रखेंगे खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटियाँ होगा, क्या आपका खूंटियों होगा, कि खूंटिया होगा, कि खूंटी एवं होगा, क्या होगा? आपको बता दें खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों तो यही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को आप लास्ट तक देखिएगा। आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन होगा दोस्तों कि प्रत्येक लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक वीडियो को अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, जिससे अपना परिवार आगे बढ़ सके और बहुत से लोगों तक ये वीडियो जा सके, जिससे उनकी भी मदद हो, साथ में मेरी भी मदद हो सके दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न एक आ रहा है, रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक होगा। आपको पता है ना, कारक के पहचान हम विभक्ति चिन्ह से करते हैं। और रमा विद्यालय से घर जाती है मतलब रमा विद्यालय से दूर हट रही है, विद्यालय से अलग हो रही है। तो याद रखेंगे से अगर अलग होने के भाव में आए, से आया भी और अलग होने, यहाँ विद्यालय है और यहाँ पे घर है, विद्यालय से वो घर को जा रही है मतलब विद्यालय से अलग हो रही है। तो से जब अलग होने के भाव में आए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न एक आ रहा है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ये आपको बताना है। आपको बता दें कारक दिया, कारक की पहचान विभक्ति चिन्ह से करते हैं। और आपको मैंने बताया दोस्तों कि एक कारक होता है जो चिन्ह होता है जिसको हम बोलते हैं में, या बोलते हैं दोस्तों पर। याद रखेंगे अगर में भी आए पर भी आए, याद रखेंगे कुर्सी पर, यहाँ पे पर चिन्ह आया और आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखिए, अधिकरण चिन्ह जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है में या पर। तो करण कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा, अधिकरण कारक होगा। मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे हुए पर आया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? यहाँ पे से आया ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया? से आया। यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे कुत्ता है, कुत्ता से डर रही है मतलब कुत्ता से दूर हट रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? दूर हट रही है सीमा। तो जब सीमा कुत्ते से डर रही है, से अलग होने के भाव में आ जाए तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। 17 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अलगाव की स्थिति आ गई है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं। काफ़ी चर्चाओं में रहता है और लगभग हर जगह इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। तो याद रखेंगे से भी आया और अलग होने के भाव में आया। जो वृक्ष होते हैं दोस्तों याद रखेंगे और उसके जो पत्ते होते हैं उसके अलग होते हैं ना, अलग होने के भाव में आए तो अपादान कारक, बिल्कुल इसमें कुछ भी देखना नहीं है। प्रत्येक कारक आप लोग याद रखेंगे, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक के अपने चिन्ह होते हैं। कर्ता का ने होता है, कर्म का कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से अलग होने में, ऐसे ऐसे इनके चिन्ह होते हैं, सबको याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक होगा? याद रखेंगे 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, याद रखेंगे। तो आपको बता देंगे यहाँ पे विभक्ति चिन्ह को देखेंगे, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या होगा? में होगा। और आपको बताएं कि में या पर किसका चिन्ह होता है? अधिकरण का। तो याद रखिएगा मैं 3 मिनट में आ रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता अगर ने आता तो याद रखेंगे इसमें हम पहचान करते कर्ता का ने होता है, कर्म का को कर्ता ने, कर्म को, ठीक ना, या वो चीज़ें याद रखेगा। अधिकरण का में या पर होता है, यहाँ पे में आ गया तो में के साथ हम लोग अधिकरण के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम 20 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न ये कहा है कि यहाँ पे बहुवचन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? आपको ये बताना है। जैसे शिशु हो गया, पुस्तक हो गया, भक्ति हो गया, आपका प्राण हो गया। कौन होता है जो कि सदा बहुवचन में इसका हम प्रयोग करते हैं? तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, एक प्राण शब्द है, सदा बहुवचन में इसका हम प्रयोग करते हैं। एक और होता है दोस्तों याद रखेंगे दर्शन, ये भी इसका हम सदा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक होता है दोस्तों आपका हस्ताक्षर, इसका भी हम सदा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और दोस्तों याद रखेंगे एक होता है आपका आंसू, इसका भी हम सदा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो प्राण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक आपका पुल्लिंग है, नायक का मतलब हीरो होता है और हीरो का स्त्रीलिंग हीरोइन होता है और हीरोइन को क्या बोलते हैं? नायिका बोलते हैं। अब बताइएगा नायिका कौन सही होगा? ए नायिका सही होगा कि नायकी बोलते हैं कि नायिकाएं बोलते हैं कि नायकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अगर आप लोग बिल्कुल तरीके से देखिएगा तो आपको मिलेगा नायक का नायिका होगा, जो कि ए शब्द आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, हम 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे पुल्लिंग शब्द रात, बात, गीत, मात क्या होगा, यही आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो रात होती है या रात मेरी है, याद रखेंगे, ऐसे आप लोग याद करिएगा। तो रात जो होती है सदैव स्त्रीलिंग में आती है। बात करनी चाहिए, ये भी स्त्रीलिंग का भाव आता है। और याद रखेंगे उसने मुझे मात दे दी या उसने उसको मात दे दी, याद रखेंगे ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन गीत जो है दोस्तों, याद रखेंगे जो गीत आप लोग शब्द देख रहे हैं ना, याद रखेंगे ऊपर के जैसे रात हो गया, बात हो गया, मात हो गया, तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन गीत गाया जाता है ये पुल्लिंग है, याद रखेंगे। जबकि रात होती है, बात की जाती है और मात दी जाती है, स्त्रीलिंग के भाव में आते हैं। तो गीत जो है दोस्तों, याद रखेंगे जो गीत गाया जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ये आपका पुल्लिंग है। याद रखेंगे गीत गाई जाती है नहीं, ऐसा आप लोग याद नहीं रखिएगा, बहुत से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों सच चरित्रता, याद रखेंगे किस मूल शब्द से बना है। तो याद रखेंगे सच्चरित्रता जो शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, याद रखेंगे सत्य चरित्र इसका मूल शब्द है। कि चरित्र है कि आपका चरित्रता है कि सच चरित्र है, क्या है यही आपको बताना है। मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे चरित्र के सामने यही जो दोस्तों आप लोग देखिएगा, जो चरित्र आप लोग देख रहे हैं ये मूल शब्द है, और इसी से आपका सच्चरित्रता जो शब्द है ना इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। राम होगा, निर्वाह होगा, सुरेश होगा, मित्रता होगा, क्या होगा। तो राम ने सुरेश के साथ मित्रता का व्यवहार किया या निर्वाह किया, तो इसमें भाववाचक मित्रता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और आपसे मैं एक बार और बताऊंगा दोस्तों, रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा। अगर शुद्ध वर्तनी आपके एग्जाम में आता है तो शुद्ध वर्तनी की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। शुद्ध वर्तनी में ऑप्शन को देखते हैं तो आप भ्रमित होते हैं। और शब्द है उत्सव, उत्सव लिखते कैसे हैं, सबसे पहले अगर आपको आ रहा है ना तो आप लोग लिख लीजिए कि उत्सव का सही रूप ऐसे होता है, आप लोग लिखते आते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन को देखेंगे तो आप भूल जाते हैं, सोचेंगे ये सही है कि ए सही है, कि आप सोचेंगे कि एक सही है कि ए सही है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि उत्सव लिखना है, उत्सव को अपने मन से लिखिए और बिल्कुल आप सही लिख जाएंगे, ठीक है। तो उत्सव जो होता है ना वो ऐसे लिखते हैं, और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह आप लोग इसकी पहचान करेंगे। चलिए और भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको बताते हैं जो आप लोग लिखते हैं और परीक्षा में भूल ही जाते हैं। यहाँ देखिएगा अस्थायी शब्द कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है कि जो अस्थायी शब्द है ना वह ऐसे लिखते हैं। अब इसके अलग अलग रूप देख लिए गए, ए अस्थायी आपका सही है कि ए सही है कि ए सही है कि ए सही है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि जो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और त्रिदोष, कैसे त्रिदोष लिखते हैं यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो त्रिदोष होता है ना, याद रखेंगे ऐसे लिखते हैं, षटकोण वाला स होता है इसमें त्रिदोष में, याद रखेंगे दोष में त्रि शब्द लगा है और त्रिदोष बन गया है। तो याद रखेंगे ये त्रिदोष नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब इसमें देखिए जल्दी लिखना है, जल्दी भी आप लोग लिखने में गलती कर ही देंगे। जल्दी जो शब्द है ना दोस्तों वह ऐसे लिखा जाता है, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे प्राककथन, याद रखेंगे जो आपका सही शब्द है वह इसका नाम है दोस्तों प्राककथन। ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, जो आपका सही रूप है ना प्राककथन, याद रखेंगे आधा क होता है फिर पूरा क होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे भी चयन करना है दीर्घ आयु, याद रखेंगे दीर्घ आयु आपको बताना है कि दीर्घ आयु का शुद्ध रूप क्या होता है। तो याद रखेंगे आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो दीर्घ आयु होती है ना वो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दीर्घ आयु ऐसे लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दीर्घायु नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को याद रखेंगे। एक और बहुत चर्चाओं में रहता है उज्ज्वल, याद रखेंगे उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, ये बात याद रखेंगे। और आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से महत्वपूर्ण लिखकर बताएंगे और कवित्री लिखकर बताएंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है यही आपको बताना है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिएगा सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है
और यहाँ पर दिया है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है और सुरेश के लिए पत्र लिखना है। कौन सा सही होगा आप लोग पढ़ के ही देख लिए होंगे जो इसमें शुद्ध कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे एक पाती लिखनी है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश आपका पुल्लिंग है, लिखना है होता तो बात समझ में आता, गलत हो जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुवचन और याद रखेंगे एक वचन की बस इसमें शुद्धि में हम पहचान कर लेंगे तो हम लोग वाक्य शुद्ध की पहचान कर लेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे यहाँ पे आपका कर्मवाच्य होगा कि आपका कृत्यवाच्य होगा कि आपका गलत वाक्य है कि भाववाच्य होगा। याद रखेंगे मरम वचन जब सीता बोली। याद रखेंगे मैंने इस प्रश्न को लेकर आया क्योंकि यह विवादों में है प्रश्न। याद रखेंगे ये विवादों में है। क्यों ये विवादों में है याद रखेंगे, अभी आप गूगल कर लीजिएगा, बहुत जगह पे आप लोग देख भी लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, और आप याद भी रखिएगा, यहाँ पे कृतवाच्य को याद रखिएगा। चलिए मैं आपको बता दिया कृतवाच्य, आप लोग भी याद रख लिए एक कृतवाच्य है। ठीक है, क्यों कृतवाच्य है कि इस वाक्य में क्रिया जो है बोली है और कर्ता जो है दोस्तों सीता है। तो जो बोली है याद रखेंगे जो क्रिया और कर्ता के अनुसार है, इसलिए यह कृतवाच्य होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे पहचान कर लिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा मरम वचन जब सीता बोली तो इसमें भाववाच्य भी होगा। बहुत जगह पे मैंने पढ़ा है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें भाववाच्य भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बी और डी दोनों को याद रखिएगा। अगर दोनों आते हैं तब आप लोग बी को लॉक करिएगा, और दोनों आ जाते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे विवादों में भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इसमें भाववाच्य भी होगा और इसमें कृतवाच्य भी होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, ये आपको बताना है। हंसना क्या है दोस्तों, हंसना आपका अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका हंसना हो गया, सोना हो गया, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि आपका हंसना, रोना, सोना, ऐसी क्रियाएं जो होती है ना जिसका फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, ये आपको पहचान बतानी है। भविष्य काल सॉरी, जो भविष्य काल होते हैं वो आने वाले समय को डिनोट कराते हैं। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, याद रखिए। चलिए ठीक बात है। मैंने एक पेड़ काट लिया और मैं पुस्तक पढ़ने वाला था और मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य काल की बात क्या है कि याद रखेंगे मैं आपका आभारी हूँ, मतलब कि ये जो शब्द कहा जा रहा है ना, ये वर्तमान में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भविष्य काल का एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, याद रखेंगे बीत गया दोस्तों, ये बिल्कुल ये भविष्य काल का नहीं होगा। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये भी बीत चुका है, मैंने काट लिया है दोस्तों वो पेड़। याद रखेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये आने वाले समय की बात कर रहा है, और भविष्य काल जो होता है ये आने वाला की बात करता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा फ्यूचर की बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में भविष्य काल है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको बता दिए ना, सोना हो गया, रोना हो गया, हंसना हो गया, ये सभी आपके अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होगा। चलिए आगे देखते हैं। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काफ़ी चर्चाओं में रहता है और आप इसको बताएंगे भी। जो गूलर का फूल होता है ना, याद रखेंगे वह जल्दी दिखता नहीं है, बहुत दुर्लभ वस्तु ये होती है दोस्तों। तो फूल की तरह खिलना होता है कि अति प्रसन्न होना, कि दुर्लभ वस्तु के सुगंधित होना। आपको बता दें गूलर का फूल होना का मतलब होता है दुर्लभ वस्तु जल्दी दिखती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूलर का फूल बहुत कम या न के बराबर दिखता है, इसलिए इसे दुर्लभ वस्तु कहा जाता है। तो गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है। दांत काटी रोटी मतलब कि एक ही रोटी को दो से अधिक या दो दांतों ने काट लिया, मतलब कि बहुत गहरी मित्रता है दोस्तों। याद रखेंगे मतलब क्या है, बहुत गहरी मित्रता है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। आपको बता दें दांत काटी रोटी मतलब कि दोस्ती से है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब ये है दोस्तों, याद रखेंगे अंगारों का मतलब यहाँ पे है दोस्तों जलती हुई कोई चीज़ हो और उस पर आप जानबूझ के पैर रख रहे हो, मतलब अंगारों पर पैर रखना। या जैसे कि आपसे कह दूँ कि अपनी मौत मोल लेना, दोनों बात बराबर होगा। अंगारों पर पैर रखना मतलब मूर्ख होना होता है, नुकसान होना होता है, समझदार होना होता है, जोखिम मोल लेना होता है।
बिल्कुल अंगारों पर पैर रखना मतलब कि जोखिम मोल लेना, मतलब जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में ठेलना। जैसे कि शेर का कोई पिंजरा है और याद रखेंगे वहाँ पे आप शेर के दरवाजे को खोल रहे हैं, तो मतलब अंगारों पर आप पैर रख रहे हैं, जोखिम मोल ले रहे हैं, मौत को मोल ले रहे हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये बिल्कुल आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है। एड़िया साफ करना होता है, एड़िया रगड़ने का मतलब कि परिश्रम करना होता है, कि बहुत दौड़ धूप करना होता है, कि परेशान करना होता है, क्या होता है यही आपको बताना है दोस्तों। तो 39 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एड़िया रगड़ने का मतलब ये होता है ना, एड़िया साफ करना बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। परेशान करना ये भी नहीं होता है, परिश्रम करना और बहुत दौड़ धूप करना, दोनों में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों में अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ना, परिश्रम करना एड़िया रगड़ने के बराबर नहीं होता है दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत दौड़ धूप करना एड़िया रगड़ना मुहावरे का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको आएगा कि आपको फंसेगा, बहुत से लोग होंगे जो परिश्रम करने के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल गलत होगा। किसी काम के चक्कर लगाने में एड़िया रगड़ना पड़ता है, ऐसे आप लोग इसको मुहावरा में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी काम के लिए बहुत चक्कर लगाने को एड़िया रगड़ना कहते हैं, ये बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आज के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, तो याद रखेंगे रेखांकित का अर्थ होता है, आपको यही बताना है। याद रखेंगे माता पिता जो है दोस्तों, याद रखेंगे आंखों में धूल झोंकने में कुशल, याद रखेंगे यही आपका रेखांकित शब्द है, आंखों में धूल झोंकने में कुशल। तो धोखा देना होगा, कि उपद्रव करना होगा, कि मान न देना होगा, कि घमंड दिखाना होगा। तो बच्चे जो हैं अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, मतलब उनको क्या दे रहे हैं दोस्तों, धोखा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न एक आ रहा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अनियमित याद रखेंगे, जिस पर कोई नियंत्रण न हो ए कहेंगे, कि जो नियमाकुल न हो ए कहेंगे, कि जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो ए कहेंगे, कि जिसका निवारण न हो सकता हो ए कहेंगे। आपको यही बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये बात को बिल्कुल तरीके से ध्यान रखेंगे। अनियमित का मतलब होता है, देखिएगा, अनियमित का अर्थ है जो नियम के अनुसार, याद रखेंगे। और याद रखेंगे अ प्लस नियमित मतलब ये होता है कि जो न हो दोस्तों, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपको चुनना है। नियमित का मतलब नियमित, नियम के साथ जो चले, जो नियमित आए, और अनियमित का मतलब जो नियमानुकूल न हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट इस आंसर हो जाएगा इसका। ये बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे आज की वीडियो 41 प्रश्नों की वीडियो थी, काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी। आपने अब तक वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।